दुनिया के हर हिस्से से आने वाली खबरें किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ी होती हैं और आपको प्रभावित करती हैं। इसलिए आपको पूरी दुनिया की खबरें हम दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इराक के मोसुल शहर के आजाद होने की खबर ने किस तरह पंजाब के 39 लोगों के परिवारों को प्रभावित किया है। 2014 में मोसुल में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 39 भारतीय लोगों का अपहरण कर लिया था। तब से लेकर अब तक उनके परिवार इस उम्मीद में थे कि कभी तो वो दिन आएगा जब मोसुल में आतंक का सूरज डूबेगा। अब लगभग 3 साल बाद मोसुल आजाद हो चुका है और भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि मोसुल में अगवा होने वाले भारतीय लोगों को वापस लाया जाए। भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह 39 भारतीयों की खोज में इराक पहुंच गए हैं और जी मीडिया की टीम भी इराक के मोसुल शहर में इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हमारी रिपोर्टिंग टीम ने मोसुल की बर्बादी को अपनी आंखों से देखा है और अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने मोसुल शहर का क्या हाल किया, यह देखकर आप भी सहम जाएंगे। ऐसी बर्बादी आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। इससे पता चलता है कि जब किसी देश के अंदर आईएसआईएस घुस जाता है, आतंकवादी घुस जाते हैं और वो अपना अड्डा बना लेते हैं, तो वहां किस तरह की बर्बादी होती है। यह वीडियो विश्लेषण आज आपकी आंखें खोल देगा। वैसे मोसुल को आजाद कराने वाली इराक की सेना ने यह बता दिया है कि आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देकर हराया जा सकता है। आतंकवादियों से बातचीत का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं। कश्मीर में हालात मोसुल जैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आतंकवादी हर रोज हमारे सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहते हैं। इराक की सेना ने मोसुल को जीतकर यह संदेश दिया है कि अगर एक बार पूरी इच्छा शक्ति के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए तो इसे खत्म किया जा सकता है। वैसे अमरनाथ हमले के बाद भारत सरकार भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत टेक्नोलॉजी की मदद से आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है और फिर उन्हें मारा जा रहा है। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल 2017 में अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार चुके हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अब तक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में कार्रवाई की थी, लेकिन अब उत्तर कश्मीर में भी ऑपरेशन ऑल आउट के धमाके सुनाई देंगे। हमारे पास आज कई ऐसी जानकारियां हैं जो ये बताती हैं कि आने वाले दिन कश्मीर के आतंकवादियों के लिए अच्छे नहीं हैं। और आज हम चीन के लिए तैयार की जा रही भारत की परमाणु थेरेपी का डीएनए टेस्ट करेंगे। अमेरिका के 2 परमाणु एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि भारत अब अपने परमाणु हथियारों को बहुत तेजी से विकसित कर रहा है और इन परमाणु हथियारों की रेंज में पूरा चीन आ चुका है। अमेरिका के 2 परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के पास करीब 600 किलोग्राम प्लूटोनियम है और इससे भारत 200 परमाणु हथियार बना सकता है। यह भारत की परमाणु शक्ति से जुड़ा एक बड़ा संकेत है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने कश्मीर पर मध्यस्थता के चीन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चीन ने कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का कहना है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करना चाहता है। भारत ने ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। Addressing all issues with Pakistan, including the Jammu and Kashmir issue, in a bilateral framework has not changed. चीन के साथ सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर भारत ने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक कोशिश होती रहेगी। भारत ने इस बात से इनकार किया है कि कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने के मामले में पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव आया है। पाकिस्तानी मीडिया में अटकलें थीं कि पाकिस्तान जाधव की मां को वीजा देने पर विचार कर रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। हमारे पास जो सूचना इस तरह की कोई नहीं है। मैंने भी वो मीडिया रिपोर्ट देखी है जो आप कह रहे हैं कि उनकी ब्रीफिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही शायद उन्होंने कहा है, शायद उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान में खबर है, हमने भी उसको देखा है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से इस तरह की कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। पिछले दिनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण को अपनी मां से मिलने दिया जाए।
भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा रखी है। अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। 4 आतंकियों पर हमले में शामिल होने का शक है। इनमें से 3 की पहचान हो गई है। आतंकियों का सरगना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का अबू इस्माइल है, जबकि बाकी 2 आजाद मलिक और मुजाम्मिल मंजूर हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि आतंकियों के जितने भी टॉप कमांडर हैं, उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसके लिए जितनी भी अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है, वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। एक सीनियर टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई थी, उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया। हम लोग के साथ भी डिटेल ब्रीफिंग और मीटिंग की सारे फोर्सेस के साथ। उन्होंने हम लोग कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। सारे मिलिटेंट्स के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। सेना ने दक्षिण कश्मीर के बाद अब उत्तर कश्मीर में भी आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला लिया है। उत्तर कश्मीर में ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। यूपी के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने विवादित बयान दिया है। बृजभूषण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया गया तो मुसलमानों को हज यात्रा पर जाने नहीं दिया जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर बनने में मुस्लिम समाज के लोगों ने रुकावट पैदा की, तो यकीन मानिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी मक्का मदीना जाने से रोकने का काम आपका विधायक गुड्डू राजपूत करेगा। यूपी सरकार ने विधायक के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि देश कानून से चलता है और उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए। देश किसी के कहने से नहीं चलता, देश कानून से चलता है और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा कि वो ऐसे बयानों को अहमियत नहीं देता। अगर ऐसे बयान न दे तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वरना कोई उनकी हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत है तो बयान क्यों दे रहे हैं, जांच शुरू करें। महाराष्ट्र के नागपुर में गोमांस के शक में कुछ लोगों ने सलीम इस्माइल नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से पीट दिया। आरोप है कि पीड़ित अपनी स्कूटी में गोमांस लेकर जा रहा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मांस को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। वो गलत तरीके से मारा गया, आपको बहुत गलत तरीके से वहाँ पे पकड़ा। पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मारना चाहिए। एनसीपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा तो बीजेपी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनका अपना जिला है। आगे इस तरह की घटना ना होगी उसके लिए वो क्या कदम उठाएंगे, और वो ये भी बताएं कि बीफ का मतलब सिर्फ गौ मांस नहीं है। ये लोग गौरक्षक नहीं है, ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो लॉ अपने हाथ में लेते हैं और इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए, इसलिए कि किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह के चीज करे और लॉ अपने हाथ में लेके लोगों को लिंच करे। करप्शन के आरोप से घिरे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मसले पर जेडीयू ने आरजेडी से सीधा जवाब मांगा है। सीबीआई ने पर्सनल एफआईआर किया है। पब्लिक परसेप्शन के लिए यह आवश्यक है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर किस्म के आरोप है, कम से कम उसका बिंदुवार तार्किक जवाब मिलना चाहिए। जेडीयू ने पहले ही तेजस्वी को सफाई देने के लिए 4 दिन का समय दिया है। इस बीच तेजस्वी यादव ने कल पटना में सचिवालय के बाहर मीडिया कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी पर सफाई दी है। तेजस्वी ने फेसबुक पर लिखा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वो खुद इस मामले की जांच कराएंगे। गुजरात के पोरबंदर में 2 संदिग्ध बोट पकड़ी गई हैं। गुजरात कोस्ट पर कोस्ट गार्ड ने पिछले 20 दिनों के दौरान इन दोनों नाव को पकड़ा है। इनके क्रू मेंबर से पूछताछ जारी है। इनके पास से ऐसे सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवादी करते हैं। ऐसे में जांच की जा रही है कि कहीं इनके तार आतंकियों से तो नहीं जुड़े हैं। इन दोनों नाव की किसी भी भारतीय बंदरगाहों पर एंट्री नहीं होनी थी। हालांकि क्रू दावा कर रहा है कि वो बहाव की वजह से भारतीय समुद्र में आ गए। इस दावे पर कोस्ट गार्ड ने शक जताया है। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को दिल्ली की एक अदालत ने 18 दिसंबर को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया की अर्जी पर दिया है। जिंदल पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने और बदनाम करने का केस दायर है। 25 अक्टूबर 2012 को नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में केस दायर किया गया।
कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ केस को आपराधिक मानहानि का ट्रायल चलाने योग्य माना। कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा JSPL के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए समन जारी किया है। उन्होंने इन तीनों कंप्लेंटों के अंदर मिस्टर नवीन जिंदल को अलग अलग समन कर लिया है। तो इसमें जो डेफमेशन का ऑफेंस होता है, इसमें पनिशमेंट होती है और ये क्रिमिनल ट्रायल चलता है और एक्यूज को पर्सनली पेश होना होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य को जिहादी राज्य बनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के इस सेव बंगाल प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं और सांसदों ने हिस्सा लिया। इन नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया। देश के अंदर प्रजातंत्र है, बाकी बंगाल के अंदर प्रजातंत्र नहीं है। हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं और यहाँ से हम बंगाल की जनता को भी बताना चाहते हैं कि हम बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।